नो प्रॉब्लम गर्ल, आप टेस्ट के दौरान भी कर सकते हो एनालाइज, कोई बात नहीं, ठीक है। सो यस, देखो हर पेपर में जो भी पेपर बनते हैं ये जेई के संडे को, उसमें पेपर का जो लेवल होता है तुम्हें पता है, उसमें इजी भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। और तुम्हें मोस्टली हर एक पेपर में 3-4 सवाल ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो नहीं करने हैं तुम्हें, जो तुमने पढ़े ही नहीं है, राइट। फिर चाहे वो 11th का हो सवाल या फिर वो 12th का हो, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा पेपर में जो तुमने शायद नहीं सुने होंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे तो पहली बात है टाइम बर्बाद करना ही नहीं, ठीक है, और ना मैं उस पर टाइम वेस्ट करूंगी। तो जो भी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है या हो, आज मॉक टेस्ट 1 था तुम्हारा, तो मेरी डिस्कशन स्टार्ट ऐसे ही होगी कि स्टार्टिंग से मैं वो वाले क्वेश्चंस लूंगी जो तुम कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे तुम लोगों को ये गाइड किया जाता है कि सबसे पहले आप लोगों को वो क्वेश्चन करने हैं जो आपसे बन रहे हैं, जो आपको आते हैं, आपके पढ़े हुए टॉपिक से आए हैं, और जो लाइक इजी टू अटेम्प्ट है, किया, आंसर आया और लगाया टिक मार्क, फिर चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे फिर वो थ्योरी का क्वेश्चन हो, राइट। तो मेरा जो अप्रोच रहेगा वो भी ऐसा रहेगा, मैं ऐसे नहीं करूंगी कि ले लिया डिफिकल्ट क्वेश्चन चलो भाई करते हैं, नहीं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी, सिर्फ पेपर सोल्व करना वो तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी आता है, तुम वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए पूरा एक दिन पेपर डिस्कशन में दिया, एक दिन क्या 2 दिन पेपर डिस्कशन में दिए हैं, फ्राइडे को भी पेपर डिस्कशन होगा, थर्सडे को टेस्ट के बाद। तो एक तो चीटिंग मत करना, स्कोर कम आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट मॉक टेस्ट जिसमें पूरा सिलेबस आया, ऐसा पहला हुआ है ना टेस्ट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रीच आउट टू योर टीचर अगर स्कोर ही नहीं बन रहा है तो, ठीक है। उसके अलावा थर्सडे को जो भी टेस्ट होगा तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, अभी तक शायद ग्रुप में आया नहीं, अभी आ जाएगा। तो थर्सडे को दिल्ली वालों को तो ऑफलाइन होगा टेस्ट, राइट। तो प्लीज छुट्टी ले लेना, ठीक है। अपने दिन के, हफ्ते के 2 दिन छुट्टी के निकाल के रखो तुम लोग। सब बच्चों को कह रही हूँ, देखो जो ऑफलाइन है उनका तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको आना है, पड़ेगा ना, ठीक है। सही नहीं, कितने स्कोर सही नहीं, अपना बेस्ट दो, पीर बॉक्स, दैट्स इट, कोई सही नहीं है, सही बताने लगी ना फिर तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए जितना आता है अपना बेस्ट दो। 30 से कम जा रहे हो केमिस्ट्री में तो दैट इज नॉट अ गुड स्कोर फॉर मी, इतना मैंने मेहनत कराई है तो 30 नंबर भी नहीं आ रहे हैं तो फिर वो मेरे लिए एक पुअर स्कोर है, ठीक है। प्री बोर्ड है, अच्छा, किस किस का है एक बार बताओगे, हैंड रेस करिए प्लीज। अरे बहुत बच्चों का है यार, 11 को तो, अच्छा 11 को तो वीरवार है, ठीक है। अच्छा, आरुष, नितांत, गर्व, विशाल, मनीषा, संदीप, सुमित, पीरबक, सक्षम, ऑल राइट, ठीक है। फिर तुम लोग टेस्ट कब दोगे, स्कूल से आने के बाद दोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि मिस मत करना, टेस्ट मत मिस करना, क्योंकि उस दिन क्लास भी नहीं है ना, तो आराम से तुम लोग रेस्ट दे के भी टेस्ट दे सकते हो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेपर तो मिस नहीं कर सकते स्कूल का। तो आके रेस्ट करके बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठना, क्योंकि तुम्हें भी पता है, नीचे कर लीजिए हाथ, क्योंकि तुम्हें भी पता है 3 घंटे बैठना है ना तुम्हें पेपर में, स्कूल से आते ही मत बैठ जाना चलो चलो टेस्ट देते हैं, वो दिमाग ही नहीं चलता भाई इतना। कुछ खा के रेस्ट करके 1-1.5 घंटा आराम से बैठ के टेस्ट देना, क्योंकि उस दिन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज का ध्यान रखना, बस टेस्ट स्किप मत करना, और ऑफलाइन होता है तो वो तो तुम बता देना अपने अपने ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप में, कि मैम मेरा एग्जाम है, तो नो प्रॉब्लम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टेस्ट स्किप मत करना, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, तो ट्राई करो यार, 30 से नीचे मत जाओ यार, केमिस्ट्री तुम्हारा स्कोर बढ़वाएगी पेपर में, मानो ये मेरी बात है ना। तो 30 से नीचे तो मत जाओ, ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 30 प्लस ही होना चाहिए, मेरे एज अ टीचर बोल लो, कुछ बोल लो, 30 प्लस स्कोर
आना चाहिए, ठीक है। अब इस वाले टेस्ट में कम आया है, कोई बात नहीं, फर्स्ट मॉक टेस्ट था, अपनी गलतियों से सीखो एंड आगे वाले टेस्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा हर टेस्ट में आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ना ही डिमोटिवेट होना है, ठीक है। इट्स ओके, कम आ गए हैं तो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो तुमने गलतियां की हैं उसको अच्छे से लिखो, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, अभी मैं कराऊंगी भी सही, ठीक है। तो देखो क्या गलतियां करके आए थे तुम पेपर में, क्या वो सिली मिस्टेक्स हुई हैं या कंसेप्चुअल एरर्स हुई हैं, सब देखो एक बार। और बस अगले टेस्ट में बस ये रखना, बेशक तुम्हारे केमिस्ट्री में 8 नंबर ही क्यों ना एक्स्ट्रा आए, लेकिन जितना अब आया है उससे ज्यादा लाने की ही आपको कोशिश करनी है, ठीक है। तो धीरे 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 आप टेस्ट दोगे, 10 मॉक टेस्ट और हैं, 10 मौके और हैं तुम लोगों के पास। हर टेस्ट से सीखते हुए जाओगे तो डेफिनेटली यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ, ठीक है जी। हाँ गर्म, अच्छा सुमित, हाँ सुमित। मैं पूछ रहा था जैसे थर्सडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा तो उसके जो अगले वाला टेस्ट होगा संडे को वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? बेटा अभी तक तो ये है कि अल्टरनेट जो भी आएंगे तुम्हारे टेस्ट वाले डेज होंगे वो ऑफलाइन होंगे, तो अगर ये थर्सडे का ऑफलाइन है तो संडे को ऑनलाइन होगा। बाकी मैं एक बार लोकेश सर को या अभिषेक सर से बात कर लूंगी, क्योंकि थर्सडे वाले में बहुत सारे तुम में से अवेलेबल ही नहीं है ना, फिर मेरे को नहीं लगता कोई फायदा होगा। बाकी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, कि संडे वाला ऑनलाइन सॉरी संडे वाला ऑफलाइन करवा दें, ठीक है जी। चलो ठीक है, ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। पेन कहाँ गया मेरा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ना बेटा बता दिया करो, एक्चुअली हो क्या रहा है ना, रिकॉर्डिंग लगता तो है हो गया स्टार्ट, लेकिन ना वो आती ही नहीं है रिकॉर्डिंग, एक पिछले बैच में हुआ था ऐसे, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। पहला मॉक टेस्ट था, तो देखो मैंने सबसे पहले वो क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जितना मैं आप सबको जानती हूँ, है ना। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि तुम्हारे पेपर के हिसाब से नंबर 26 था, ये मैंने इजी वाली कैटेगरी में डाला है। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद टर्शियरी ब्यूटेनॉल द प्रोडक्ट वुड बी। रविंदर है क्लास में? रविंदर हो बेटा, चलिए ठीक है, आरुष भी है। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो इसमें ना क्वेश्चन तो आसान है, बट अगर मान लो तुम्हें यही नहीं पता होगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटेनॉल क्या होता है, वहां पे फिर क्वेश्चन जो है फंस जाएगा। कैसे किया था गौरव तुमने ये? मैम वो MgBr को हटाकर इसको लगाया, इसको ना इसके साथ लगाया था, OH के साथ ऑक्साइड ग्रुप बना दिया था, सॉल्ट बनाया था MgBr का। प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैम बेंजीन आया था, मतलब बेंजीन बनेगा, MgBr हटके OH वाले साइड लग जाएगा। कौन सी रिएक्शन करवाई थी तुमने? मैम SN। कौन सी? एसएन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ मैम, मतलब मैंने ना ये जो MgBr वाली रिएक्शन है ना, ये थोड़ी सी काइंड ऑफ याद करके करी है कि कैसे वो मूवमेंट होती है इनकी, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट बनाया था। हेलो, बनाया तो मैग्नीशियम तुमने ब्रोमाइड। ठीक है, बट मुझे एक्सप्लेन गलत किया है थोड़ा सा, लाइक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हाँ आदर्श, आदर्श कुछ कह रहे हो तुम, यू रेज योर हैंड। मैम यही था, MgBr का सॉल्ट बन जाएगा ना O के साथ लग के, और H वहां पे चला जाएगा, उसकी वैलेंसी पूरी। बिल्कुल ठीक है, बेंजीन इज द फाइनल आंसर। रिएक्शन कौन सी है? मैम एसिड बेस। अरे पूछा है क्या पीर बख्श, नहीं बोला करो यार। हाँ क्या नाम है, आदर्श पता था कि ये एसिड बेस है? यस मैम। नहीं पता था किसी को, तो पता होना चाहिए था, इतनी बार बोल दिया मैंने, हजार पता नहीं कितनी बार, जब जब मैंने ग्रिग्नार्ड का सवाल कराया। ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी कर सकता है और आपका बेस की तरह भी। और अगर आपको प्रोटॉन मिल रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, तो वहां पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है, पहली चीज एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आपका बेंजीन मिल जाएगा।
और साथ में जो तुम लोग बोल रहे थे O नेगेटिव के साथ MGBR लग जाएगा। ये क्वेश्चन प्लीज मुझे, देखो तुम लोग BC बच्चे हो क्लास में, राइट? तुम लोगों को मेरे साथ एक तो खुल के इंटरेक्ट करना है। तुम लोग जितना पीछे पीछे छुपे रहोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो अगर जिसका गलत हुआ है तो मुझे प्लीज बताइए कि गलत क्यों किया। होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ है तो मुझे बताइए कि गलत क्यों करा था ये। ठीक है, नहीं बताओगे तो फिर क्या करूं फिर। ठीक है, तो बेंजीन इसका फाइनल आंसर होगा। किस किस का ठीक था ये अभी पता चल जाएगा। हैंड रेज करना, किस किस का ठीक था। आदर्श, राहुल, विशाल, गौरव, रविंदर, गर्व, अनुज, पीरबख्श, मनीषा, आंचल, सौम्या। ठीक है, 20 में से प्रिंस आपका गलत क्यों था? मैंने ये MGBR लगा के फिल्म की बना दी था। सुनाई नहीं दिया कुछ भी। मतलब नेटवर्क इशू है क्या? ये सुना थोड़ा है। हाँ बोलो बोलो, बोलो। अच्छा, सुनाई अब भी नहीं दिया। खैर कोई नहीं। आर्यन तुम्हारा क्यों गलत था ये क्वेश्चन? मैम पता नहीं उस समय क्या हुआ मैम। मैम कभी कभी गलती हो जाती है। अच्छा, कभी कभी हो जाती है गलती। अच्छा जी। सुमित आपका क्यों गलत था? मैम मैंने वो गलती से टर्च ब्यूटाइल बेंजीन लगा दिया था। अच्छा, संदीप आपका क्यों गलत था? मैम मैं नहीं मैम, वो मैं बेंजीन पर नेगेटिव तो ले आया था मैम, फिर मैंने ना वो OH के साथ मैम क्या करना था वो समझ में नहीं आया। मैं वो अच्छा। भूल गया था कि ध्यान से निकल गया था कि हाइड्रोजन एसिड ठीक है ना। हम्म, ठीक है, अब हो जाएगा कि आप गलती मत करिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो 28 था तुम्हारा। मैंने पहले वो मैम वाले क्वेश्चन लिए हैं जो तुम कर पाओगे। हाँ जी बोलो। मैम एसिड बेस रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, ये दोबारा बता दो। नहीं बता रही मैं, नहीं बता रही अभी, मैं नहीं बता रही, क्लास के बाद रुकना। ठीक है इतनी मैम। बार बता बैठी हूँ, इतनी बार, अभी भी नहीं, इतनी बार बता दिया मैंने। इवन सिक्वेंशियल में भी जब आया था या नेम रिएक्शन में भी जब आया था तब भी मैंने बताया था, फिर भी तुम्हें याद नहीं रहता है। आज रिग्नार्ड रिएजेंट जहां मैंने तुम लोगों को कराया था ना, उसका पहला जो पेज है एसिड बेस का, कि कब एसिड बेस पहचानते हैं, वो आज पहला पन्ना पढ़ लेना सारे के सारे। ये वाला देखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट NTP बाय पासिंग 5 एम्पियर करंट फॉर 193 सेकंड्स थ्रू एसिडिफाइड वाटर। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा एक बार प्रीवियस टेस्ट में भी आया हुआ था। ठीक है, सो मैंने कहा था ये इक्वेशन याद ही रखना, फायदे में रहोगे। तो O2 वाली कौन सी रिएक्शन थी जहां पे आपका क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। सो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और O2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, याद नहीं आई करो ना फिर। प्रीवियस टेस्ट में भी मैंने तुम्हें बोला था कि याद रख लो, काम में आएगी, तो तुम वो चीज क्यों नहीं करते जो मैं बोलती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं 4 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हूँ तो मेरा O2 जो है बेसिकली इवॉल्व हो रही है 1 मोल ऑफ O2। तो 4 इंटू 96500 कूलम का चार्ज मैं पास कर रही हूँ, तो 1 मोल O2 का मतलब क्या, 22.4 लीटर। एनटीपी दिया है, एसटीपी दिया होता तब भी आप ये ले सकते थे, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू लेते हो आप 22.7 लीटर लेते हो। तो देख लेना, अगर इंटीजर बेस्ड है तो एसटीपी अगर दिया हो तो 22.7 लीटर ले लेना, एनटीपी दिया हुआ है तो 22.4 लीटर ले लेना। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा है कितना वॉल्यूम O2 का लिबरेट होगा जब तुम इतना करंट पास करोगे इतने सेकंड के लिए, तो यानी कि Q निकालना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू I इंटू T, 193 इंटू 5।
कितना हो जाएगा ये 965 आ जाएगा। मैंने सोल्व किया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो 965 कूलम की जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हो तो कितना आएगा, बस सिंपल इसको सोल्व करना है तुम्हें, हो जाएगा सोल्व। इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा 56 आ रहा है क्या, यस मैम। ठीक है। ये लीटर में आएगा आंसर, आप मिलीलीटर में चेंज कर लीजिएगा, हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डन। मैम हाँ जी सिमरन बोलो। मैम ये वाला 4 × 9650 वाला ये बार एक बार रिपीट कर दो। देखो, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो आपको H2 गैस मिलती है और O2 गैस मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने बात किया है O2 का, सिमरन। तो जब हम उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन लिखी है मैंने। तो जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, जब O2 गैस लिबरेट हो रही है, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन है तो 4H+, और क्योंकि मुझे बैलेंस करना है तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे O2 गैस। बैलेंस है ना ये, अब देखो एक बार ध्यान से। यस मैम। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मेरा जब O2 गैस इवोल्व हो रही है एनोड पे, तो मुझे उसके लिए कितना चार्ज पास करना पड़ रहा है, 4 फैराडे का, राइट। और 1 फैराडे मुझे पता है 96500 कूलम के बराबर होता है। तो 4 × 96500 कूलम का चार्ज पास कराओगे तो 1 मोल O2 गैस निकलेगा, और 1 मोल किसके बराबर होता है, जितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया एसटीपी या एनटीपी पे, तो कितना किया उसने 22.4 लीटर एनटीपी, ठीक है। आपको कब निकालना है वॉल्यूम, जब तुमने इतना करंट इतने टाइम के लिए पास कराया, तो यू हैव टू फाइंड आउट द क्यू, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो बस वैसे निकाला। ओके मैम। हो जाएगा। यस मैम। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, तो देख लेना, मतलब हो जाएगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आ गया, सवाल आ गया, क्योंकि इससे जो बनता है वो थ्योरेटिकली बनता अगर आता है तो कोलिजन थ्योरी के जो आप लोगों ने पॉइंट्स लिखे हुए थे कि क्या क्या कंसिडर किया था कोलिजन थ्योरी ने, उसी से ही आया हुआ डायरेक्ट सवाल, तो मैं बता देती हूँ। एक तो इस थ्योरी ने कंसिडर किया था कि जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं या एटम रिएक्ट कर रहे हैं, उनको एज अ हार्ड स्फीयर कंसिडर किया है, किसी का भी स्ट्रक्चरल फीचर कंसिडर नहीं किया है, मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर की तरह कंसिडर किया है, विच इज करेक्ट। फिर वो कह रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब तुम्हारे नोट्स में पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन क्या हुए हैं वो डिटरमाइन नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, उन टोटल में से कितने इफेक्टिव हुए हैं। इफेक्टिव का क्या मतलब है कि कौन सही से कोलाइड किया है ना, किसका प्रॉपर ओरिएंटेशन रहा है, ऐसे वाले कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन्स के नाम मतलब नाम बोल रही हूँ मैं, इफेक्टिव कोलिजन, वो रेट डिटरमाइन करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर वो कह रहे हैं कि जब एटम और मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है, पोजेसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट, ये पूरी तरह से बात सही नहीं है, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बट देयर शुड बी ऑल्सो प्रॉपर ओरिएंटेशन। मान लो एनर्जी तो है, बट जब मॉलिक्यूल से एटम कोलाइड कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉपर ओरिएंटेशन बिटवीन देम, देन देयर विल बी नो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, आधी अधूरी बात की हुई है इसने। और उसके मेन 2 थे, अगर तुम ये थ्योरी पढ़ते हो, जब आप पॉइंट्स पढ़ते हो तो वहां पे 2 ही पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं कि इफेक्टिव कोलिजन कब कब आप बोलोगे। तो एक तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन शुड बी देयर। सबने इनकरेक्ट ही नहीं पढ़ा था, ओ भाई साहब, ठीक है। अब याद रहेगा ना, गलत नहीं करोगे। यस मैम, करेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें। हाँ,
तो मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो ये, क्योंकि बेटा आप लोगों का ऑनलाइन पेपर होता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जब तुम अपने ब्लैंक पेज लेके, रफ पेज लेके सोल्व करते हो तो वहां पे जरूर लिख लिया करो कि क्या पूछा है, इनकरेक्ट और करेक्ट। यही मैं सबको बोलती भी हूँ। आज भी मैं कॉल कर रही थी बच्चों के साथ तो मैं यही बोल रही थी, 3 घंटे का इनफ टाइम होता है तुम्हारे पास। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि बस पेपर कराया, सॉल्यूशन डिस्कस किया, चलती बनी मैं। सॉल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको बेसिकली मैं सिखाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो 3 घंटे का टाइम होता है ना वो सफिशिएंट होता है, तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर किसी को आता है प्लीज डायरेक्टली रीच आउट टू मी। 3 घंटे का टाइम सफिशिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि 75 क्वेश्चन थोड़ी ना करने होते हैं अपने को, हाँ कि ना। 75 क्वेश्चंस टॉपर भी नहीं करता है, ठीक है, हमें भी नहीं करने हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन तो उसमें से कुछ ढूंढने हैं कि आप कौन से कर सकते हो। कई बार पता है एग्जामिनर जान करके ना पहले कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट दे देता है कि बच्चे का वही मोरल डाउन हो जाता है, वो आगे जाता है, बेचारे का दिमाग काम ही नहीं करता फिर वहां तक जाते जाते। तो अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करो कि ठीक है, इट्स ओके। अगर स्टार्टिंग में मेरे सामने डिफिकल्ट सवाल आए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आते तो मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे नहीं आता मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो वो 75 में से आपको सिलेक्ट करने हैं, और ये आप लोगों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा। क्वालिफाई, मैं फिर बोल रही हूँ, क्वालिफाई तो तुम 20 के 20 कर जाओगे, ठीक है। तो टारगेट शुड बी हाई। सबको पता है कैटेगरी वाइज, मेरा बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा। मान लो कोई एक बच्चा, कोई भी, मान लो लेट्स से कोई जैसे पंजाब का है, एनआईटी जालंधर टारगेट कर रहा है, तो देखो एनआईटी जालंधर पे पिछले साल कितने नंबर पे कॉलेज मिला था। आपका टारगेट वो होना चाहिए, ये नहीं कि जेई करना, जेई करना, समझ रहे हो। सो वैसा अपना टारगेट रखो। नहीं पता तो मुझे रीच आउट कर लो, मैम मेरे को कितने नंबर चाहिए। अब यहाँ तो मैं नहीं बता सकती हूँ ना हर किसी का एक एक करके, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी तो फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलोगे उस तरीके से, अगर वो खराब जा रही है तो, ठीक है। तो इसीलिए 3 आवर सफिशिएंट है, लेकिन उसको आप यूटिलाइज कैसे करते हो, किस तरीके से आपका स्ट्रेटेजी रहती है उन 3 घंटों में, ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए कह रही हूँ 10 मॉक टेस्ट मतलब 10 मौके। थर्टी जो मैंने रिएजेंट्स करवाए थे, इसको मैंने इजी इसलिए डाला है। देखो सबसे पहले आपका क्लोरोबेन, ये मेरे ख्याल से बहुत बच्चों ने ठीक किया होगा, उम्मीद है मुझे, है। क्लोरोबेंजीन है, एसाइल क्लोराइड है, एनहाइड्रस AlCl3 है, तो यहाँ से असाइलामाइन बनेगा, क्या कहते हो, है ना। तो बेसिकली ठीक है, तो बस यहाँ पे अटैक कराना है आपको। तो COCH3 बन जाएगा। आपको मेजर वाला बताना है ना, तो पैरा वाला अपन बना देंगे मेजर, है ना। फिर उसके बाद क्या डला हुआ है, X इज अ मेजर ना, तो इसमें जिंक मरकरी एमलगम विच इज क्लिम्सन रिडक्शन, है ना जी। रविंदर ठीक था तुम्हारा ये? हाँ जी मैम। और तो CH2 CH3, और तुमसे ZE पूछा था तुम लोगों से, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सुमित ठीक था? यस मैम, ये तो ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। जिन्होंने बायोमोलिक्यूल मेरे से पढ़ा है इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। रविंदर सौम्या आपने स्किप किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पे दूसरे M02 वाले बच्चे हैं। देखो, ग्लूकोज गिव अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन। हाँ, एक और चीज, जैसे रविंदर सौम्य और आंचल है ना यहाँ पे यूके से, और पंजाब से, और भी कोई है पंजाब यूके से तो बताओ मेरे को, ठीक है। तो अगर आपके मान लो स्कूल में हुआ है ना बायोमोलिक्यूल्स, और स्कूल में आपको समझ में आ गया, तो उतनी नॉलेज मतलब अगर रखोगे तो इट विल बी हेल्पफुल। यस मैम, हो गया था ये वाला, है ना।
हाँ, तो जितना स्कूल में करा, क्योंकि एनसीईआरटी में से आता है ये चैप्टर, तो अगर स्कूल वाली भी नॉलेज है ना तो भी काम चल जाएगा। तो ग्लूकोज गिव अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है भाई? फैलिंग सोल्यूशन में कॉपर लेते हो, है ना? तो ये क्या है, किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडाइज किसको करता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप को। तुम्हें पता है ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बोलो। और उसको ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज करेगा? ग्लूकोनिक में। याद आ रहा है? और जो आपका कॉपर 2+ था वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर +1 में। ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, और वो किसके आते हैं? Cu2O के आते हैं, ठीक है? क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा बोल रहा है ग्लूकोज विथ फैलिंग गिव CuO एंड ग्लूकोनिक, तो ये गलत बोल दी इसने। अगर ये बोलते ना Cu2O तो ठीक होता, ठीक है? तो अभी फिलहाल पहली गलत है, और सॉरी पहली ठीक है और दूसरी फॉल्स है, ठीक है? तो ये आपका बायोमोलिक्यूल से सवाल था। डन? चलूं? नेक्स्ट मीडियम में डाला है, वैसे मैं इसको इजी मानती हूं बट ठीक है, मीडियम में डाला है मैंने इसको। अगेन रिएजेंट बेस्ड सवाल है। सक्षम कैसे किया था बेटा? मैम पहले ब्रोमीन वाटर से किया ना, हाँ। तो ऑर्थो और पैरा पे लगा दिया बीआर। बट पैरा तो ब्लॉक्ड है ना बेटा? मैम ऑर्थो पोजीशन पे ऑन लो। ठीक है, और इसमें CS2 में मैम पैरा नहीं, ऑर्थो सॉरी। हाँ, आदर्श गलत क्यों हुआ था? मैम और मैंने CS3 के उसमें लगा दिया, CS3 को वो रख के प्रायोरिटी देके। अरे रे, देखो यहाँ पे OH+M दिखा रहा है, और ये CS3 हाइपर कंजुगेशन और +I दोनों दिखाता है। तो अगर आपके दो ग्रुप लगे हुए हैं तो हु विल डिसाइड? जो स्ट्रॉन्ग पावर वाला ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, तो OH विल डिसाइड। तो अगर OH डिसाइड करेगा तो ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन आएगा। वैसे तो पैरा पे आता है बट पैरा ब्लॉक्ड है यहाँ पे, तो 2 ऑर्थो ऑक्यूपाई कर लेगा यहाँ पे। और CS2 में एक ऑर्थो वाला बनता है, एक पैरा वाला ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो वाला ही बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर A इसका सही होना था। आदर्श ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से डीएक्टिवेटिंग नहीं है वो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आती हूँ। मीडियम क्यों डाला है? क्योंकि मीडियम सिर्फ इसलिए डाला मैंने इसको कि इसको ध्यान से करना पड़ेगा। अगर किसी ने इधर उधर एम ही कर दिया ना तो गलत हो सकता है ये सवाल। आपको सिर्फ इफेक्ट बताने कौन कौन से शो करते हैं। सबसे पहले NO2 अपना कौन सा इफेक्ट शो करता है? -M और -I, मतलब यहाँ पे R दिया हुआ है तो मैं -M की जगह R ले लेती हूँ। उसके बाद है O नेगेटिव क्या करता है? +I करता है और आपका +M करेगा। OCH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? हाँ, तभी मैंने इसको मीडियम में डाला क्योंकि मुझे पता है इसमें पूरे चांसेस होते हैं ऑप्शन गलत टिक करने के। तो ये आपका +M और एक मिनट रुक जाओ, +M और -I दिखाएगा। CN क्या दिखाता है? -M और -I, ठीक है? और इन्होंने बोला ये वो ग्रुप है जो अटैच है बेंजीन रिंग से। हाँ, आप कोई बोल रहा था, बोलो। ठीक है, तो मैच कर लें एक बार। NO2 का -R और -I, P और S, PS और PQ, हटाओ इसको, बाकी चेक करो। B का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखो Q और R बोल रखा है, Q और R, समझ गए? तो मत चेक करो क्योंकि सब में सेम है। नेक्स्ट में देखो +M और -I यानी कि +R और -I यानी कि QS क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ है, ये भी हटाओ। फिर आता है -M -I यानी कि -R -I, PS, तो PS ये PR दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है? और तुम्हारा ध्यान रखना क्योंकि ऑनलाइन पेपर मोड में होगा
पेपर जेई का, तो वहां पे बहुत ध्यान से देखना। हाथ में हम हमारे क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो वहां पे थोड़ा सा अलग हिसाब होता है। स्क्रीन पे जब देखना होता है तो कई बार एकदम ऐसे जब हम बहुत पास बैठे होते हैं ना, दिख ही नहीं रहा होता है सही से, समझ रहे हो ना, सही वाला भी नहीं दिख रहा होता है कई बार हमें, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है क्या, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग से मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ है मैंने, और कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा शायद, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो ये क्वेश्चन करना चाहिए था। राहुल गलत क्यों था? मैम स्टेटमेंट 1 फॉल्स कर दी थी। स्टेटमेंट 1 फॉल्स कर दी थी, तो फॉल्स ही है वो। मतलब मैम गलत कर दी थी। अच्छा, देखो क्या बोला इन्होंने। अच्छा, देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है फजांस रूल होता क्या है, पहले तो देख लो थोड़ा सा। फजांस रूल बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है ना, इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ये बताता है। तो इसके जो फैक्टर बेसिकली होते हैं जिसके बेसिस पे तुम बता सकते हो, तो वो केटायन के साइज और अनायन के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइज ऑफ केटायन एंड अनायन। ठीक है, अगर केटायन का साइज छोटा होगा, ठीक है, अगर केटायन का साइज छोटा होगा तो वो क्या कर पाएगा, अनायन जो है उसकी तरफ इजिली आ पाएगा, छोटे केटायन की साइज की वजह से। और अगर अनायन का साइज बड़ा होगा तो वो खींचा चला जाएगा केटायन की तरफ। ठीक है, क्योंकि अनायन का साइज बड़ा है, जो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की, उनकी उन पे पकड़ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि साइज बड़ा है ना, तो इजिली डिस्टोर्शन हो जाता है उसका। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ज ऑन केटायन और अनायन। तो अगर केटायन और अनायन पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज एनायन पे चार्ज ज्यादा होने का क्या मतलब है, साइज बड़ा है उसका। केटायन पे चार्ज ज्यादा होने का क्या मतलब है, उसका साइज छोटा है। तो अगर केटायन और एनायन पे चार्ज ज्यादा है तो भी आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अगर मान लो तुम लोग किसी क्वेश्चन में फंस जाओ कि साइज वाला भी फैक्टर लग रहा है, चार्ज भी, तो ध्यान रखना जो चार्ज वाला फैक्टर होता है वो डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि NaCl, MgCl2, BeCl2 और LiCl। तो अगर तुम ध्यान से देखो सब में क्लोरीन क्लोरीन है, तो साइज के बेसिस पे बता सकते हो तुम लोग, क्या कहते हो। अब एक बार बताओ, लिथियम और बेरिलियम में से साइज किसका छोटा है, बेरिलियम का है ना। लिथियम तो यहाँ आता है, बेरिलियम यहाँ आता है। लीना ने की रब से फरार, बेटा मांगे कार सेंट्रो। तो बेरिलियम का साइज छोटा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यस और नो? ठीक है, ऐसे ही पहले BeCl2 आएगा, फिर MgCl2 आएगा, फिर आपका LiCl आएगा, और फिर लास्ट में NaCl आएगा। ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का। फिर वो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फजांस रूल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन साइज ऑफ केटायन। यस, अगर साइज ऑफ केटायन कम होगा, साइज छोटा है केटायन का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो पहला गलत था और दूसरा क्या है, ठीक है। वैसे तो फजांस देखो, केमिकल बॉन्डिंग से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं तुम्हारे VSCPR, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, MOT, लेकिन जो ये तुम्हारा मॉक टेस्ट 1 था इसमें नहीं दिया। ठीक है, तो फजांस रूल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जब मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे करवाऊंगी, रिवाइज मैंने दिए हैं उसमें 1-2 लेक्चर, तो वहां पे मैं फजांस रूल को दोबारा भी बता दूंगी, क्योंकि तुम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत कम आया हुआ क्वेश्चन। तो ठीक है, पढ़ना है, फजांस रूल छोड़ना मत। फजांस रूल, डायपोल मूवमेंट, MOT, आपका VSCPR और हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 5 टॉपिक कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मीडियम में डाला मैंने इसको। देखो,
क्या बोला है, अगेन रिएजेंट वाला ही क्वेश्चन था ये भी। एन एरोमेटिक कंपाउंड P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। अब तुम ध्यान से नोटिस करो तो सारे के सारे एरोमेटिक है, सारे के सारे एरोमेटिक हैं, है ना। तो जो P है ना उसकी रिएक्शन कराई है अमोनिया के साथ और उसको हीट किया है और Q बना है, ठीक है। और Q की रिएक्शन कराई है Br2 और KOH के साथ, R बना है C6H7N। देखो मैं तो इसको डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। किस किस का ठीक हुआ था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना था भाई यहाँ पे, बिल्कुल हल्का सा। सात बच्चों, तुम कह रहे हो गलत था गौरव, जिसका ठीक हुआ था बताओ मुझे। मैंने करा ही नहीं था, समझ ही नहीं आया था तो। ठीक है, नहीं आया था तो वो अलग बात है। मनीषा आपका हो गया था? यस मैम। कैसे किया था आपने? मैम पहले पी आवाज ही नहीं आ रही। रविंदर कैसे किया था? मैम पहले सारे ऑप्शन देख लिए थे वेरी गुड। कैसे होगा, फिर सी वाले की रिएक्शन कराई थी जब अमोनिया के साथ, तब CONH2 बना था वो, वहां पर भी क्वेश्चन में भी है। फिर इसकी BrKOH से कराएंगे तो नाइट्रोजन आ जाएगा। कौन सी रिएक्शन थी ये? रिएक्शन नहीं पता मैम, वो एलानीन बनी थी। हाँ एनिलीन बन, हाँ होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन था। तो अगर तुम्हें ये पता चल गया ना होफमैन ब्रोमोमाइड था तो तुम पहचान जाते हैं यहाँ पे अमाइड बनेगा। और ये मैम ध्यान ये से चीज नहीं है, हैं? ये चीज नहीं लिखी, बस जो आपने लिखा है ना ये रिएक्शन। देखो एक तुम्हें टिप दे रही हूँ, पहले भी मैंने बताया, अब दोबारा बता रही हूँ। जब भी ऐसे सवाल आएंगे, जो कि आएंगे पेपर में, हमेशा आते हैं जेईई में, ऐसे आते रहेंगे और तुम्हारे हर मॉक टेस्ट में मिलेगा तुम्हें सवाल। तो जब भी ऐसे सवाल मिलते हैं ना तो प्लीज उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखो। जब तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें पक्का, अगर तुमने रिएजेंट पढ़े हैं जो मैंने मतलब पढ़ाए हुए में से ही आ गया है, तो तुम्हारे बिल्कुल स्ट्राइक करेगा माइंड में। तो ये अमाइड रहेगा। और तुम खुद बताओ, ये मैंने करवाई भी थी तुम्हें रिएक्शन, एसिड से ही तो बनता है। अब हो जाएगा, बेंजोइक एसिड से पहले बेंजामाइड बनेगा CONH2, है ना, हीट करवाने के बाद। फिर ये हॉफमैन अपना ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन HBD रिएक्शन है तो एनिलीन बन जाएगा, तो आंसर ही आएगा। ठीक है, तुमसे P पूछा था तो P क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर C, यानी कि बेंजोइक एसिड विल बी योर फाइनल आंसर। ध्यान रखना जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये तुम्हारे फाइनल में भी आ सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ लो इनको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मैंने इजी में डाला बेटा, आसान था सवाल, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर किसी को एक्टिनोइड वाला वो नहीं पता होगा, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्स के नाम, तो फिर शायद दिक्कत हो सकती है तुम लोगों को। तो बर्केलियम और नेपट्यूनियम पूछा हुआ है तो थोड़ा सा बता देती हूँ। स्मोक टेस्ट 1 में वो वाले ज्यादा सवाल थे जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे, बट खैर कोई बात नहीं। एक्टिनियम क्या थे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, है ना। पुराने आम कम बिकेंगे, कम CM बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स ला रही है। ठीक है, ये था अपना। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज। अब तुम देखो नेपटूनियम पहले आता है और बीके यानी कि बरके, नाम याद है तो, नाम यही याद है तो भी चलेगा। तो बीके का साइज क्या होगा? छोटा होगा ना, बोलो हाँ के ना। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अब ये एक्टिनोइड पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या है? एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, ना कि लेंथेनोइड कंट्रैक्शन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? ए सही है मैम।
मैम ये तो सही है ना? ये तो गलत ही हो गया, ए सही है, आर गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो गया। ठीक है, तो जो चैप्टर तुमने पूरे पढ़े हुए हैं वो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है, जो चैप्टर नहीं पढ़े हुए उसमें से इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मान लो मैं तो देखो एज अ टीचर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, बट एक्टिनोइड वाला जनरली मैं बच्चों को बोलती नहीं हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको पढ़ो, बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, साइज से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपके अगर क्लास नोट्स में तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आगे, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, मैंने इसको डिफिकल्ट में डाला है, वैसे तो डिफिकल्ट में इसलिए डाला है क्योंकि सवाल बड़ा अच्छा है, बट अपन ने पढ़ा हुआ है। राहुल गलत क्यों हुआ था? मैम मैंने रिएक्शन गलत करवा दी थी। रोंग, तुम लोग इस बार केमिस्ट्री डरा दिया था तुम लोगों को, केमिस्ट्री ने बहुत मतलब जितना तुम लोगों के पहले स्कोर आता था, मतलब इस वाले टेस्ट में थोड़ा कम है ना। सी कर दिया था, अरे रे, किसी का ठीक गया था? कोई है जिनका ठीक था? रेज हैंड करना, हैंड रेज करो प्लीज। सक्षम, प्रिंस, सिमरन, आर्यन, संदीप, विशाल। अच्छा, 6 बच्चों का ठीक था। विशाल कैसे किया बेटा? पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हाँ 2 डिग्री 1 डिग्री हटा दिया था। हाँ, तो ए क्या बनाया था, क्या नाम है विशाल? कीटोन बन जाएगा एक जगह और एक जगह अल्डिहाइड। वेरी गुड, ये तो करवा दिया होगा पीसीसी, सेकेंडरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कीटोन और प्राइमरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। इसके बाद ये देखो, ये क्या इथाइलिन ग्लाइकोल बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करता है, ये गौरव ने पूछा भी था मेरे से क्लास के बीच में शायद। एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर मान लो एक इक्विवेलेंट है तो किसको करेगा? जो मोर रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड। तो कैसे करेगा? ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, इसके ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता, तो कीटोन पे करेगा, बना। और हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो पहले जैसा था ये वैसा ही हो गया है। NaBH4 क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, CHO को किस में चेंज कर देगा, CH2OH में। कोई नहीं, अब ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तुम्हारे जेई में। बोलो, किसी को कोई डाउट है अभी? मैम हमने 2 बारी क्यों रिएक्शन करवाई, मतलब फर्स्ट वाले में? इसमें पीसीसी जहाँ पे डला हुआ है, यस मैम। पीसीसी एक्सेस में है पहली बात तो मैम मतलब मैंने तो जो एल्डिहाइड बना उसको और ज्यादा ऑक्सीडाइज करवा दे तो कार्बोक्सिल बना देता। अरे नहीं रे, पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, वो नहीं बनाता है एसिड में, ध्यान रखना। मेरे को लगा एक्सेस में तो करती जाएगा। नहीं, ध्यान रखना, पीसीसी इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एल्डिहाइड तक ही रोकता है। एक्सेस में इसलिए दिया हुआ है उन्होंने क्योंकि 2 OH है ना, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी, इसलिए उसने एक्सेस में डाला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और वैसे भी राहुल, ओ सॉरी, ये सुमित, मान लो, चलो सुमित मान लो कह रहा है कि मैम एसिड बना ले, चलो मैं भी बना देती हूँ एसिड, ठीक है। उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल है, दोनों को ही करता आर्यन, तब भी दोनों को ही करता, क्योंकि सवाल ही जान करके ऐसे फ्रेम किया है, क्योंकि आगे जाके प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, देखो इधर ये बन गया, ठीक है। सुमित देखो एक बार, सब देखो, CH3 MgBr है, हाइड्रोलिसिस है, कीटल के बाद। अच्छा, मैंने ये बोला है, 1 मिनट गर्व, 1 मिनट रुक जा, ठीक है। तो CH3 MgBr है, तो अब ये क्या कराएगा, एसिड बेस रिएक्शन कराएगा ना, देखना एक बार, तो ये हट जाएगा, क्या कहते हो, हट गया ना, और आपका मीथेन बन जाता।
मान लो ये तुमने अप्रोच लगाई है, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है और आगे ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोलिसिस है तो ये फिर वैसे बन जाएगा और ये भी हट जाएगा जो तुमने कराया था। ठीक है, अच्छा मैम, डन, बोलो। और यहाँ पे OH आएगा, सॉरी, क्योंकि तुमने वो कराई थी। अब तुम मैम करा रहे हो NaBH4 के साथ, एक मिनट रुक जाओ, NaBH4 के साथ करा रहे हो तो यहाँ पे तुमने OH बना दिया, ऐसा है क्या कोई ऑप्शन? सुमित, मैम मैंने वहाँ पे एल्डिहाइड ही लगा के रखा था, तो मैंने ऑक्सीडाइज करवाया, तो मतलब रिडक्शन करवाया नहीं BSL4 से, तो ए बन गया था। हाँ तो तुमने गलत करवा दिया ना, सारा सिस्टम ही गलत हो। ठीक है मैम, अगर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यस, जो उसका काम है वो वही कराएगा। पीसीसी अगर एक्सेस में दे रखा है कोई बात नहीं, वो माइल्ड है, वो जा ही नहीं सकता, एल्डिहाइड को करवाएगा ही नहीं एसिड में। और अगर वैसे तो कराएगा नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता और अगर तुम मान लो ये अप्रोच भी फॉलो करते हो तब भी तुम्हारा आंसर मैच भी नहीं हो रहा, पहली चीज तो ये। ठीक है, और गर्भ मैं ये बता रही थी आपको, आप लोगों को यहाँ पे एक बार फिर देख लो, गर्भ पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, फिर ये क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, एक ही इक्विवेलेंट है, तो ये इसको प्रोटेक्ट कर देगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, कीटोन को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, है ना, क्योंकि ये तो प्रोटेक्ट ही हो गया। और हाइड्रोलिसिस है, अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये जैसा था पहले वैसा ही बन गया। और NaBH4 क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सेकंड। क्या आगे में काम कर, मैम ठीक करते करते फर्स्ट कर दिया, ठीक है, मैम पेपर में भी गलत होगा वो। हाँ बोलो सक्षम। मैम अगर मतलब सेकेंडरी अल्कोहल नहीं दिया होता, सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल होता और पीसीसी एक्सेस में होता, तो क्या मतलब मतलब अल्कोहल सेकंड फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल को जब CHO में कन्वर्ट करता तो देन COH में कन्वर्ट कर देता? नहीं, पीसीसी बेटा करता ही एल्डिहाइड तक है, टेंशन नहीं लो इस चीज का। और तुम ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जब ये यूज किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल तो वहां पे प्रोटेक्शन की बात की जाती है। ठीक है, जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हो तो उसने क्वेश्चन ही वैसा फ्रेम किया है, जैसे आप बोल रहे हो ना प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है और पीसीसी दिया हुआ है, कभी देगा ही नहीं वहां पे एक्सेस में, पहली चीज। और जब भी इथाइलिन ग्लाइकोल का सवाल आएगा तो वो दो चीजें आपको देगा, क्योंकि एक को तो प्रोटेक्ट करवाना होगा और दूसरे पे रिएक्शन करवानी होगी, तभी उसने इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया है। पीसीसी का ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, नॉट इन आपका एसिड। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस इसलिए दे रखा है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 अल्कोहल थे इसलिए उसने एक्सेस में डाल दिया, नहीं डालता तब भी होता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया हुआ उसने। CS कोई बात नहीं, इट्स ओके गर्ल, ऐसा लिखा जाता है कई बार, इसका मतलब यही है पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला और फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, पेपर में भी आ सकता है ऐसा, तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 42 था तुम्हारे पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं इनके साइज की बात करूं, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना कम उसका साइज। तो आपको पता ही है साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मैंने इजी में डाला है क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली हर बच्चा पढ़ता है, बाकी इसको भी मैंने लिया है रीजन। नेक्स्ट 43, अगेन किसमें डालू इसको, क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन? Which of the following type of isomerism is exhibited by, तो भाई साहब ऑप्टिकल तो नहीं दिखाएगा, MA5B टाइप का नहीं दिखाता है, तो फर्स्ट तो नहीं है।
अब चेक करो सेकंड थर्ड फोर्थ में से, तो लिंकेज दिखाएगा बिकॉज NO2 इज एम्बिडेंटेट। ठीक है, तो NO2 एक बार नाइट्रोजन से लिंक हो सकता है और एक बार ऑक्सीजन के थ्रू। आयनाइजेशन में क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो NO3 एक बार अंदर जा सकता है और NO2 ये बाहर जा सकता है, तो आयनाइजेशन भी दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाएगा, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। बड़ा ही सवाल सिंपल पूछ लिया है कोऑर्डिनेशन पे। फर्स्ट आएगा ना मैम? फर्स्ट आएगा, थर्ड दिखा। अच्छा ठीक है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सतर्क रहें ऐसी गलतियों से। मेरे तो कोई नंबर नहीं काट रहा है यहाँ पे, बट तुम्हारे कट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो आओ। चलिए आइए, उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन C3O2। तुम्हारा ये सब ऑक्साइड है, कैसे बनाते हैं इसको, कभी ना कभी तो बताया था मैंने। ये एवे बनता है, ये एवे। ठीक है, तो देख लो कार्बन यहाँ पे sp है ना, ईच कार्बन पूछा है, नंबर ऑफ उसके जो पड़ोसी वाले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, तो sp कार्बन हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। जिसको नहीं पता था देखो फिर तो नहीं बनेगा, जिसको पता था उसके लिए तो फिर आसान था। मैंने मीडियम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, इजी होगा ये तो। यस गौरव जी, sp2 नहीं बेटा, sp लीनियर है ना। मैम पर डबल बॉन्ड तो sp2 नहीं होता? नहीं, आप उसके पड़ोसी गिनो ना, कार्बन का ये पड़ोसी 2 सिग्मा है ना, तो 2 सिग्मा का तो sp होता है ना बेटा। भूल गए? ओके। ठीक है, ध्यान रखो, बनाकर सही आंसर। नहीं, C3O2 का ही होता है ये। तुम्हें कहाँ मिलेगा, रेडॉक्स में तुम्हारी एक टेबल बनी हुई है, वहां पे दिए हुए हैं कुछ ऑक्साइड्स, जिसमें से एक ये भी है C3O2। ओके 48 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। अब जो गलत किए है ना उसके दुख मत मनाना, उससे क्या सीख ली ना वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको मैंने डिफिकल्ट में डाला है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कुछ कंपाउंड्स के बारे में तुम्हें ना भी पता हो, जैसे ये वाला है ना जो बेंजीन सा दिखता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं वैसे इसको। चलो कोई बात नहीं, आइए देखो, पहले वाला तो ट्रोपोलियम कैटायन है, ये तो स्ट्रॉन्गली आप बोल सकते हो कि मैम ये तो एरोमेटिक होगा, क्या कहते हो, है ना, ये तो ठीक है। कैसे बताया था मैंने, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए, साइक्लिक कंजुकेशन में होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है तो ये एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो सब कंजुकेशन में, साइक्लिक में है 1 2 3 4, नेगेटिव के नाम का 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पाई बॉन्ड, तो ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो सब रेजोनेंस में है, देखो ध्यान से काउंट करो, हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 1 2, और लोन पेयर के नाम का 1 एरोमेटिक है, प्लस है। ठीक है, अब आगे आओ, इस पे आती हूं मैं, ये देखो 1 2 3 1 2 3, और ध्यान रखना ये बोरोन sp2 है, थोड़ा ध्यान से देखो तो 1 2 3 sp2 है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होती है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये देखो एरोमेटिक है, पूरा एरोमेटिक रिंग है, देखो कंजुकेशन जा रही है। ठीक है, अब इसका देखो क्या हाल है, ये भी एरोमेटिक होता है, पता है कैसे, देखो इधर यहाँ पे क्या है, बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो उसके वेकेंट p ऑर्बिटल में दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो इस तरीके से, कैन यू सी दैट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको। ये इन्होंने ना एक्चुअली ये ना, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बाय द वे, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो क्या होता है ना, जो ये मॉक टेस्ट बनते हैं ना, इसमें कुछ वो एडवांस का भी डाल देते हैं, क्योंकि ये बन के पेपर नहीं होता ना कि जेई मेंस का पेपर आ रहा है तो जेई मेंस के सवाल ही सारे डले, तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं जो एडवांस के PYQ होते हैं। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, मेंस में ये वाला कंपाउंड तुम्हें नहीं दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ठीक है, अब तुमने देख लिया तो अच्छी बात है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, आपका एरोमेटिक होता है। तो सारे के सारे जो दिए गए थे ना वो एरोमेटिक थे, तो आंसर क्या आएगा,
6। अब हो जाएगा, अब बेशक आ जाए पेपर में तो तुम कर लोगे। चलो आगे। हाँ नितांत, वो कौन सा केस होता था जिसमें नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाते थे? अच्छा वो कौन सा केस होता था? जब मान लो जैसे पिरिडीन है मेरा बेटा, जब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हो तो वहां पे नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे पिरिडीन है, अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 होने चाहिए ना पाई बॉन्ड, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो लोन पेयर होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेजोनेंस में। मैं मेरे को दोबारा समझाना। मैं ये बोल रही हूँ जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देख रहे हो इस तरीके से, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में होना चाहिए और लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में उनके साथ सेम प्लेन में नहीं है, तभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं रेजोनेंस में। ठीक है। हाँ अगर आप मान लो इसकी एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन कराते हो तो ये बिल्कुल बेसिक नेचर होता है ना पिरिडीन का, तो ये अटैक कर देगा। फ्री है ना ये, लोकलाइज्ड लोन पेयर है क्योंकि रेजोनेंस में तो कर नहीं रहे हैं, बेस की तरह बिहेव करता है पिरिडीन, बताया भी था शायद मैंने। ठीक है, चलो चलो इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन था एक तुम्हारे पेपर में, ये किससे था आपका, सॉल्यूशन चैप्टर से था। ये तुम्हारा PYQ है 2024 में, पता नहीं 23 का PYQ डाला हुआ है इसमें, पढ़ो एक बार। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल, सारे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट। 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। नहीं बेटा वो तो नहीं थी लैंग्वेज में, बाकी देखो आप। तो आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, तो जब आपने इतना डाला पानी में तो बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट किया, 2 डिग्री। ठीक है, वो बोल रहा है सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है सोलवेंट से, यानी कि क्या करना है तुम्हें, सोल्यूट की कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट मार देनी है, बोलो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, ये क्लास में भी करवाया था, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया वेपर प्रेशर से। तो देखो भाई आ जाओ इधर, डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। आई तो 1 ही है, नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ से मोलालिटी निकाल लो, क्या आ जाएगा 2/KB कितना है बेटा 0.7 से निकाल ली मोलालिटी, क्या कहते हो, डन। चलो आओ, अब अपन वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर RLVP, P नोट माइनस PS बाय P नोट, यही करते हैं। गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोलवेंट बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट, क्या यही हम पढ़ते हैं? हाँ मैम। 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करो। ऐसा क्यों करवा रही हूँ, देखो इधर हटा रही हूँ, हाँ मोलालिटी का रिलेशन लाने के लिए। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, इन केजी में। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब क्या बन गया तुम्हारा मोलालिटी। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, यस और नो? तो मोलालिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत काम में आएगा। बना रखे ना फॉर्मूला शीट तुम लोगों ने, तो अब तुम्हें क्या करना है, वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, PS सॉल्यूशन। अपनी क्लास कब तक होती है, 7:15 तक ना, 15 तक। हाँ, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो देखो P नोट आपको दिया हुआ है क्या, प्योर सॉल्वेंट का कितना होगा 760 mmHg। ले नहीं पता था, ऐसे क्यों करते हो पीर बख्श,
760 होगा, नहीं दे रखा होता तो इतना ही लेते हैं। और फिर सॉल्यूशन का तो अपने को निकालना है, ये निकाल लोगे अब। मोलालिटी तुम्हें दे रखी है 2/0.76, सोलवेंट पानी है, पानी का मास होता है 18 और बाय 1000, बस तुम्हें सोल्व करना है। और इसका जो वो है कैलकुलेशन है, मैंने खुद किया था, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार मैं आंसर देख के बता देती हूँ कितना आया था। 724। हाँ 724, डायरेक्ट काटा पीटी हो जाएगी, तो 724 इसका आंसर था। बहुत सारा सिलेबस आ गया ना बेटा, इसलिए भी थोड़ा सा तुम लोगों को चीजें ध्यान में नहीं रही पेपर देते वक्त, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना आ गया तो। ये क्या, मेरा पेपर, मेरा फोन हॉरिजॉन्टल मोड में कैसे चला गया है? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, 50वां। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट मेंबर ऑफ द 7th पीरियड? ये तो कर दिया होगा भाई, कौन सा अपना 118, ऑर्गेनाइजेशन 118, यही पूछा था ना। हाँ, ग्रुप क्या है इसका, 18वां। ऐसे क्वेश्चन बड़े आए हैं पेपर में 2024 और 25 में, ये देखो इस पे बहुत बच्चे बोले। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला सवाल क्या बोला इसमें, आओ। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? मैम ये रेडॉक्स से था। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट से था। मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाया जाता है ये, परसेंटेज प्योरिटी का टॉपिक वहीं आता है मोल कॉन्सेप्ट में। और कई टीचर्स मोल कॉन्सेप्ट में ही रेडॉक्स पढ़ाते हैं, तो कुछ भी बोलो, रेडॉक्स का बोल लो, मोल कॉन्सेप्ट का बोल लो, दोनों में ही आती है दोनों। देखो 0.14 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज टैबलेट इज एडेड टू न्यूट्रलाइज इतना ml ऑफ HCl प्रोड्यूस इन स्टमक ऑफ अ मैन, परसेंटेज प्योरिटी। देखो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ प्योर सैंपल बाय टोटल मास ऑफ सैंपल, या यू कैन से मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। अब लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन डाले हैं जो या तो किसी बच्चे ने वो चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा। तो अपने को ये निकालना है, इम्प्योर सैंपल का तो दिया ही हुआ है 0.14, है ना, अपने को ये निकालना है। तो एक बार बताओ, जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने को NaCl और कार्बोनिक एसिड मिलेगा, है ना, सिंपल रिएक्शन है बनाने। तो 5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल क्या होगा? देखो भाई, तुम्हें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर होता है, कहीं पे पढ़ाया था मैंने तुम्हें शायद इलेक्ट्रो में। तो HCl का एन फैक्टर 1 होगा क्योंकि एक H प्लस दे रखा है, तो 0.1 नॉर्मल को मैं 0.1 मोलर भी लिख सकती हूँ, यस और नो? ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे देखो अपने 5 ml इंटू 0.1 मोलर, तो ये कितने हो गए, 5 इंटू ये हो गया अपना 0.5 मिलीमोल्स, या आई कैन से 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। क्या कहते हो, बोलो भाई, है ना? तो बेसिकली एक बार इक्वेशन से देखो, 1 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो इतने मोल भी इतने के साथ ही करेंगे, यस और नो? तो यानी कि मेरे पास हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ पीर बख्श बोलो। मैम ये 0.5 वाला दोबारा समझा दोगे कैसे है? 5 ml ऑफ 0.1, आपको ये नॉर्मेलिटी जो है मोलारिटी लिख सकते हो क्योंकि एन फैक्टर 1 है, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स होते हैं ना, तो वही लिखा मैंने, ठीक है। 0.5 मिलीमोल्स आते, 1 मिलीमोल में 10⁻³ मोल होंगे, ठीक है। ओके, तो इतने आपको मोल चाहिए होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के। मास निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसका देखना एक बार, काउंट करके 84 आ रहा है क्या, चेक करो प्लीज, चेक करो।
हाँ 84। यार तुम इतना टाइम लगा रहे मेरे को तो चलो 84 ही आया। 84। तो यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 84, तो कितना आ रहा है ये? बताओ। 4. मैम 42 इंटू 10⁻³ 42 इंटू 10⁻³ आ गया। चलो तो बेसिकली वो यही बोला था कि जब इतने ग्रामों सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट ऐड करोगे तो न्यूट्रलाइज इतना जो HCl प्रोड्यूस हुआ है इन द स्टमक ऑफ ए मैन। तो यानी कि जो आपका प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट का मास आया है वो कितना आया तुम्हारा? 42 इंटू 10⁻³ आया है। और इम्प्योर सैंपल जो सैंपल तुम्हारे को दिया गया था उसका कितना मास है? 0.14 है। तो यानी कि 42 इंटू 10⁻³ बाय 0.14 इंटू 100, इसको तुम्हें क्या करना था? सोल्व करना था। ठीक है, हो जाएगा ये तो, सोल्व हो जाएगा। बताओ भाई। यस मैम। तो ऐसे करना था। तो परसेंटेज प्योरिटी का टॉपिक मैं मोल कॉन्सेप्ट में ले लूंगी। ठीक है, इससे आ जाता है कभी कभी सवाल परसेंटेज प्योरिटी से। एक परसेंटेज यील्ड है, एक परसेंटेज प्योरिटी है, तो ये आते रहते हैं। परसेंटेज यील्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन परसेंटेज प्योरिटी। बाकी ठीक है, नहीं आता तो इट्स ओके, आता था तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी, वो तो सीख लो। ये डिफिकल्ट है। If the equilibrium constant of the reaction of weak acid HA with strong base is 10⁹ ये क्वेश्चन ना देखो, अगर जो बच्चा पेपर एनालिसिस करता है ना तो ये तुम्हारे एक प्रीवियस टेस्ट में भी आ चुका है। ये सेम सवाल, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने किया, गलत किया, क्या किया पता नहीं, बट ये आ चुका है। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम से, सोल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक से था। अब बहुत बच्चों ने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रखा होगा शायद। ठीक है, तो देखो एक बार मैं बता देती हूँ फिर भी। वीक एसिड दिया हुआ है आपको और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH ले लिया, तो इसकी जब रिएक्शन बनेगी तो क्या लिखोगे? सोल्ट बनेगा और पानी बनेगा। यस और नो? ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका सोल्ट बन रहा है। ये सोल्ट किसका है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो पीएच का फॉर्मूला होता है सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ pKw प्लस log C प्लस pKa। ये फॉर्मूला होता है। अब pKw होता है हमारा 10⁻⁻, क्या बोलते हैं, 14 होता है। pKw 14 होता है। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, अपने को pK निकाल के आना है, और pK क्या होता है? माइनस log ऑफ Ka। तो तुम्हें Ka चाहिए किसी तरीके से, तो सारी चीजें हो जाएंगी अपने आप सॉर्टेड। ठीक है, तो ये सवाल जो था बेसिकली पूछा गया था। देखो ठीक है, तो अगर मैं इसका मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखती हूँ बेटा, तो क्या लिखूंगी? Na वाटर का तो यूनिटी लेते हो, Ha नीचे आएगा ना, ये आता है ना लिखने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो? यस मैम। ठीक है, अगर मैं मान लो वीक एसिड का लिखना है तो कैसे लिखूंगी? H प्लस A नेगेटिव। तो इसके लिए Ka क्या होगा? बिकॉज वीक एसिड के लिए वी यूज डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो H प्लस A नेगेटिव बाय Ha। तो एक बात करो, इसको रिलेट करना आपस में। Na को आप ये लिख दो A नेगेटिव, और इसको आप लिख दो OH नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना कैसे रिलेट करोगे आप। A नेगेटिव बाय Ha, इधर देखो, इसको मैं ये लिख दूं K इक्विलिब्रियम इनटू OH नेगेटिव, इसको, इस इक्वेशन को। बताओ। यस मैम। अब बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो Ka क्या हो जाएगा मेरा बेटा? H प्लस OH नेगेटिव इंटू K इक्विलिब्रियम, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव, दिस इज Kw। तो हमारे पास Kw है, K इक्विलिब्रियम है, Ka निकल जाएगा। Kw कितना है? Kw होता है 10⁻⁻, प्रोडक्ट
के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 10 की पावर 9, तो के ए आ गया, के ए आ गया बेटा 10 टू पावर -5। तो अगर के ए आ गया तो पी के क्या आ जाएगा 5। बस तो क्या ही था, काफी कुछ था इसमें। तो पीके डब्ल्यू की वैल्यू, कंसंट्रेशन तुम्हें पता है, पीके पता है, तो यहाँ से तुम्हें पीएच निकालना था। शायद 9 है इसका आंसर। मैम बाकी वाले फॉर्मूले भी बता दो। क्या नहीं, जब वो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी तब कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ ही नहीं रखा है। बहुत सारे फॉर्मूले पीरबक्स इसमें, बहुत सारे सोल्ट हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, so this is one of the formula when the question ask about salt of weak acid and strong base, तो ये salt hydrolysis का फॉर्मूला जहाँ पे तुम pH निकालते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद टाइम हो चुका है। ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा आसान है। देखो इसमें जो तुम्हारा हाइजेनबर्ग था ना, बस वही फॉर्मूला लगाना था। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, क्योंकि वो होता है ना मोमेंटम होता है, उसको मैं एम डेल्टा वी लिख रही हूँ। h/4 पाई बोलो, और डेल्टा वी क्योंकि ए भी दिया हुआ है तो मैं वो ले रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें डेल्टा वी भी करना है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है ही नहीं इसमें, और कर लोगे। आपको डेल्टा वी ए दिया हुआ है, डेल्टा वी भी दिया हुआ है, मास ऑफ बी दिया हुआ है एम बी 4 टाइम्स ऑफ मास ए। व्हाट इज द रेशियो, आपको डेल्टा एक्स बाय ए बाय बी का निकालना है, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये कर लो। मैम मास 5 टाइम है। हाँ तो मैंने क्या बोला, अच्छा 4 टाइम्स लिखा मैंने, ये लो, खुश रहो। ठीक है, बस तुम्हें पुट करना है, आंसर आ जाएगा 2। आसान है ये। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यस एटॉमिक स्ट्रक्चर से था ये। ठीक है, इसके बाद एक ये रह गया करवाना, ये एक बार ट्राई कर लेना, तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स से है ये सवाल। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में करा दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जितने मैंने देखो यहाँ तक करवाए हैं ना, यहाँ तक 50, मतलब इससे क्वेश्चन से पहले 47 से पहले जितने भी करवाए हैं ये सबको आने चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये वो क्वेश्चन है जो कर सकते थे, कह रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज एनालाइज कर लो अपना अच्छे से। किए भी होंगे कुछ बच्चों ने, कहाँ गलती